हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानस्थली। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट का क्लास, जिसमें हम देख रहे थे असेसमेंट। तो असेसमेंट में एक नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम देखेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो आउटकम होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। सो उद्देश्यों और अधिगम के जो परिणाम आते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, उससे रिलेटेड आज का जो क्लास रहेगा। सो उद्देश्य और परिणामों के बीच में संबंध। सो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी गोल को पाने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, कुछ उद्देश्य बनाते हैं और जो रिजल्ट्स आते हैं वो उसके परिणाम होते हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, किस तरह के हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए तो इससे रिलेटेड क्या है कि अलग अलग इसके तरीके होते हैं हर किसी के। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो फुलफिल हो जाते हैं, तो जो भी हमारे अधिगम के उद्देश्य हैं उनकी किस सीमा तक प्राप्ति हुई है, किस लिमिट तक हम उनको पाने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप को चेक करना और उससे रिलेटेड ये क्लास रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सो गाइज, उद्देश्य और परिणामों के बीच में संबंध के लिए एक ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कोई भी शिक्षा संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन का काम होता है कि बच्चों को सीखने में हेल्प करना, और सीखने के दौरान बच्चों के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को लाने के हम इच्छुक होते हैं उन्हें शिक्षा उद्देश्य अथवा अनुदेशन उद्देश्य के नाम से पुकारा जाता है। हमसे तात्पर्य यहाँ पे है कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी टीचर। तो टीचर क्या चाहता है कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पाने के लिए वो किस तरह की लर्निंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उन लर्निंग एक्टिविटीज़ से किस तरह का बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम एक तरह से एवेलुएशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, एवेलुएशन करते हैं कि लर्निंग की एक्टिविटीज़ कैसी हैं, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए गए और उनको बच्चों के अंदर कितना बिहेवियरल चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या उद्देश्य बनाया है कि मैं आपको, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको पीडीएफ दूंगी और जिसको पढ़ने से आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा सपोज, और इस पीडीएफ के नोट्स को पढ़ना है आपको डेली 2 टाइम्स। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ने से करने से आपके व्यवहार में कितना मॉडिफिकेशन हुआ, क्या आपको उससे ये चैप्टर समझ आ रहा है। तो कोई भी टीचर या कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या बनाता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, जिससे हम ये देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम के बीच जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हमने यहाँ कुछ डिफाइन किया है। ये इंग्लिश वाली पीपीटी से मैंने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा डाल दिया ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी समझ सकें। तो एक टीचर अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसका बच्चा ये करेगा, तो ये प्लानिंग में आता है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि जो बच्चा ये सफल हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि 100 में से 100 स्टूडेंट सफल होने चाहिए। अब आउटकम क्या आता है कि मान लीजिए 95 बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, 5 बच्चे किसी कारण से एग्जाम नहीं देते हैं। तो ये जो एंड में आ रहे हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन के एंड में आएंगे, रिजल्ट बाद में आता है। ठीक है, प्लानिंग पहले बनाई जाती है। तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो नेचर में बिहेवियरल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग को एक्शन में लाने के लिए काम करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, और जो रिजल्ट आता है उससे हम ये देखते हैं कि क्या हमें उतने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है जितने हमने बनाए थे। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्टिव और आउटकम के बीच में रिलेशन है। दूसरा ये है कि ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब स्किल्स, टूल्स और कंटेंट दैट अ स्टूडेंट विल मास्टर बाय द एंड ऑफ द कोर्स। जब कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है तो टीचर क्या चाहता है कि अगर मैं उसे कोई स्किल सिखा रहा हूँ, बच्चे को कोई टूल सिखा रहा हूँ, कोई कंटेंट सिखा रहा हूँ, तो बच्चा जब तक कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाए, मास्टर बन जाए। तो ये मेरी प्लानिंग है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ड्राइंग करना सिखा रही हूँ और मैंने आपको ये ड्राइंग बनाना सिखा दिया, तो ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी कोर्स के एंड तक। अब रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट में क्या किया, आपने टेस्ट ले लिया, टेस्ट लेने के बाद हम देखते हैं कि बच्चा ऐसा बना पा रहा है, डेमोस्ट्रेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है कोर्स के एंड में। दूसरा है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव के लिए हमें बेसिक थिंकिंग चाहिए होती है, प्लस हमें यहाँ पे नॉलेज चाहिए होती है, कॉम्प्रिहेंशन चाहिए होता है और एप्लीकेशन चाहिए, यानी कि ज्ञान चाहिए। यहाँ पे आपको बोध चाहिए, प्लस आपको यहाँ पे एप्लीकेशन या अनुप्रयोग भी चाहिए।
वहीं आपको जो ऑब्जेक्टिव आउटकम है वहाँ पे आपको एनालिसिस आना चाहिए, सिंथेसिस आना चाहिए और एवेल्युएशन आना चाहिए, यानी कि विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को बताता है। तो परिणाम में हमें क्या दिखता है कि बच्चे ने कैसे एनालिसिस किया, बच्चे ने कैसे संश्लेषित किया, कैसे उसने एवेल्युएट किया। वही ऑब्जेक्टिव्स में ये दिखता है कि बच्चे की नॉलेज कितनी बढ़ी, बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन स्किल, थिंकिंग स्किल्स, उसकी एप्लीकेशन स्किल्स कितनी डेवलप हो रही हैं। सो ऑब्जेक्टिव डू नॉट नेसेसरी रिजल्ट इन द प्रोडक्ट और आउटकम रिजल्ट इज द नेसेसरी इन प्रोडक्ट। ठीक, तो इसका मतलब क्या है इन दोनों ही एंड वाले पॉइंट्स का? तो इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने प्लान बनाया था कि मेरे 100% जो स्टूडेंट हैं वो नेट के एग्जाम में सक्सीड हो जाएं, तो ये क्या है, प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई उत्पाद नहीं है, ये सिर्फ प्लानिंग थी। तो यहाँ पे रिजल्ट 100% जरूरी नहीं है कि वही हो जो मैंने सोचा है, तो ये रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ नेसेसरी नहीं होता है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट निकल के ही आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बच्चे को सोचा है कि ये ड्राइंग बनाना सिखाना है, जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वो सीख ही जाए, हो सकता है उसका मन न लगे, वो नहीं सीखे, लेकिन रिजल्ट आया कि मान लीजिए मेरे 95% बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो ये 95% क्या है, प्रोडक्ट है, ये रिजल्ट है, ठीक है। तो जो आउटकम है वहाँ पे 100% रिजल्ट रहता है और ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा नहीं रहता है। सो आगे देखते हैं अब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम एक पर्सन थे और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना, यानी कि किसी भी चीज को वर्गीकृत करना। तो ब्लूम जो पर्सन थे, इन्होंने किसके लिए वर्गीकरण दिया कि टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम की, तो ब्लूम एक पर्सन है जो सर्टिफाइड है, राइट, बहुत बड़े टैक्सोनॉमी में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है टीचिंग के ऊपर। तो इन्होंने बताया कि जो टीचिंग होती है उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को ब्लूम ने 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो टैक्सोनॉमी एक साइंटिफिक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को वर्गीकृत करना। तो ब्लूम ने किसको किया है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हर टीचर या कोई भी इंस्टीट्यूशन टीचिंग करने से पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, तो वो 3 तरह के होते हैं ब्लूम के अनुसार, और वो 3 तरह के होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और आपका साइकोमोटर डोमेन, यानी कि भावात्मक क्षेत्र, मनोचालक क्षेत्र और आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र। यानी कि या तो बच्चे को आप ज्ञान दे रहे हैं, या बच्चे को आप भावात्मक शिक्षा दे रहे हैं, या फिर बच्चे को आप मनोचालक शिक्षा दे रहे हैं। सो हेड और ये हार्ट से आपके तीनों रिलेटेड होते हैं, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड टू डिफाइन एंड डिस्कस डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। तो ब्लूम के अनुसार वो शिक्षण के 3 उद्देश्य हैं। उसमें क्या है ना कि हम ये देखते हैं कि जो लेवल है ह्यूमन कॉग्निशन का, मनुष्य की संज्ञानात्मक जो क्षमता है उसके 3 लेवल है, इसलिए इसको 3H बोलते हैं। तो जैसे हेड है, हेड में क्या होता है, ज्ञान, यानी कि सारी संज्ञानात्मक समझ हमारे हेड में होती है। दूसरा भावात्मक, बहुत सारी चीजों को हम कैसे डील करते हैं, इमोशन से डील करते हैं, और बहुत सारी चीजों को हम हैंड यानी कि मनोचालक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार टीचिंग के 3 क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 एंड एज वेल एज पेपर 2 ऑल्सो। तो अब जैसे कि अगर आप बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं कि देखो ये जो चैप्टर है, मैं जैसे अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये जो मेरा पढ़ाना है ये किस चीज़ को डील करता है, ये आपके कॉग्निटिव डोमेन को डील करता है। अब सपोज मैं आपको ये एग्जाम्पल, ये एक मशीन है, ठीक है, और इस मशीन को चलाना सिखा रही हूँ कि इस मशीन को कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो ये इस मशीन को चलाना सिखाना किस में आता है, साइकोमोटर डोमेन में, ठीक है, कि आपकी मोटर स्किल्स को डेवलप करना। अब आपको थिंकिंग कैसे करनी है ना, आपको इमोशन से कैसे डील करना है, आपको मोटिवेट कैसे रहना है, आपकी इमोशन को जो डील करना सिखाया जाता है वो आता है आपका अफेक्टिव डोमेन में, भावात्मक क्षेत्र में। तो ये रिलेटेड है आपका हार्ट से, ये रिलेटेड है आपका हैंड से, और ये रिलेटेड होता है आपके हेड से। तो इसलिए इसको आंग्ल भाषा में 3H के नाम से भी जाना जाता है। सो ये है ब्लूम के ब्लूम की टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन। सो कॉग्निटिव डोमेन हेड, अफेक्टिव डोमेन हार्ट एंड साइकोमोटर डोमेन हैंड से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो 1956 में इसको ब्लूम ने दिया था, इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोगों ने, ब्लूम के साथ साथ और भी लोग थे जिन्होंने इसमें बहुत सारे रिसर्च किए,
और इसमें मॉडिफिकेशन किए और इसमें कई बार परिवर्तन होते रहे हैं। ठीक है, तो ब्लूम ने जो सबसे पहले 1956 में दिया था उसमें ये 6 थे, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड आपका सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 1956 में ब्लूम ने दिए थे। आगे चल के कर्टवॉल, एंडरसन ने 2001 में इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 चीज़ों में चेंज किया गया है। सो नाउन टू वर्ब, यानी कि हम संज्ञा से कहाँ पे आ गए, एक्शन लेना, यानी कि नॉलेज, और नॉलेज को कैसे करना है, याद करना है। संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी पर्सन के नेम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। ठीक है, अब वर्ब क्या होता है कि किसी भी चीज को एक्शन में लेना। जैसे मैंने कहा कि ज्ञान या नॉलेज, तो नॉलेज क्या है, एक हम नॉलेज को किस तरह से जानते हैं कि ये नॉलेज है, ज्ञान है, तो ये क्या है, एक नाउन है। लेकिन याद करना, चलना फिरना, कूदना, बैठना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये वर्ब होती हैं कि इन क्रिया। तो नॉलेज का जो नॉलेज है उसका क्रिया क्या होगा, एक्शन क्या होगा कि उसको आप कैसे रिमेम्बर करते हैं। बोध, कॉम्प्रिहेंशन का वो वर्ब क्या होगा, अंडरस्टैंड करना। एप्लीकेशन का वर्ब क्या होगा, अप्लाई करना। तो आप सब में देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस को एनालाइज करना, सिंथेसिस को इवैल्यूएट और इवैल्यूएशन को क्रिएट। 2 में तो यहाँ पे चेंज किए गए हैं और बाकी में इनका वर्ब फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस में क्या था, क्योंकि कभी कभी चेंजेस जो चेंज किए गए उनके ऊपर पूछ लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य क्या है। सो संज्ञानात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्य हैं, इस उद्देश्य में व्यक्ति ज्ञान, चिंतन तथा समस्या समाधान से संबंधित होते हैं। ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने अपनी किताब टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैंडबुक कॉग्निटिव डोमेन 1956 में लिखा है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य आते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण तथा पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशलों के विकास से संबंधित होते हैं। द कॉग्निटिव डोमेन इंक्लूड दोज ऑब्जेक्टिव्स विच डील्स विद द रिकॉल और रिकॉग्निशन ऑफ नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड स्किल्स। जैसे मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, अब मान लीजिए ये बुक है और मैंने आपसे कहा कि ये देखिए बुक है, ये आपको बुक समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको रिकॉल करेंगे। आप अपनी मेमोरी में जाएंगे और आप अपनी मेमोरी से पूछेंगे आपने किस तरह की बुक देखी है। अगर आपने रिकॉल आ गया, आपकी मेमोरी से उत्तर आया यस हम जो किताब पढ़ते हैं वो ऐसी ही होती है, तो आपने क्या कर लिया, पहचान कर लिया। तो ये दोनों काम कहाँ से हुई, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से हुए, बौद्धिक क्षमता से हुए। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है ज्ञानात्मक क्षेत्र में वो क्या होता है कि बच्चे का ज्ञान, चिंतन और समस्या समाधान की स्किल्स और क्षमताओं को बढ़ाना। अब इसके स्तर होते हैं और इसके जो स्तर हैं वो 6 हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब संज्ञानात्मक क्षेत्र को थोड़ा सा हम और डिफाइन कर देते हैं। नॉलेज का मतलब क्या है, नॉलेज से बेसिकली ये है कि किसी भी पैटर्न को रिकॉल करना या किसी स्ट्रक्चर को, किसी भी सेटिंग को समझना। अब पैटर्न से यहाँ पे क्या मतलब है, स्ट्रक्चर से यहाँ क्या मतलब, जैसे मैंने आपको ये बुक का एग्जांपल दिया। अब ये बुक जब आपके सामने आएगी तो आपको क्या लगेगा कि आप इस पैटर्न को समझ रहे हैं, आप इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं। तो ये इस प्रोसेस से क्या पता चलता है कि आपकी नॉलेज कैसी है। उस समझने के बाद आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो दूसरा लेवल होता है बोध, जिसमें हम ज्ञान के उपरांत बोध का क्रम आता है, जिसमें छात्र विभिन्न सूचनाओं के ज्ञान के साथ साथ उन सूचनाओं से अच्छी संबंधित समझ भी रखता है। सो कॉम्प्रिहेंशन रिफर्स टू टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग और apprehension such that the individual knows what is being communicated and can make use of material or idea being communicated without necessarily relating it to another material or seeing its fullest implication। ठीक है, तो हम इसमें बेसिकली यहाँ देखते हैं कि जो भी सूचना हमारे सामने आई क्या हम उसमें समझते हैं इसको या नहीं। थर्ड है यहाँ पे एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन में हम ये देखते हैं कि जो हमारे उद्देश्य हैं उसमें हम अमूर्तीकरण का यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं और ये देखते हैं कि क्या हम इसको जब अप्लाई कर रहे हैं अपनी नॉलेज के ऊपर तो हम इसको समझ पा रहे हैं या नहीं।
फिर हम इसको विश्लेषण करते हैं। अब जो आपने क्या पहचान किया था कि ये क्या है, एक बुक है, आपने पहचान किया कि ये एक किताब है, तो आपकी इस पहचान में आ गया कि ये बुक है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, इसको अनुप्रयोग किया, तो आपने अप्लाई किया अपनी नॉलेज को कि हाँ ये बुक है। अब जब आपको अप्लाई कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग पार्ट में तोड़ना। अच्छा कैसे, ये इसमें पेजेस होते हैं, इसमें कवर होता है, इसमें कुछ लिखा होता है, तो आपने सारी चीजों को अलग अलग करके समझ लिया पार्ट्स में। सो ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन इनटू इट्स कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स ऑफ पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स और एलिमेंट्स में हमने इसको ब्रेक करके समझ लिया। देन आता है आपका संश्लेषण, ठीक है। एनालिसिस के बाद हम क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। जैसे ही हम अलग अलग करके समझते हैं, वही हम क्या करते हैं सिंथेसिस में, पुटिंग टुगेदर ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड पार्ट्स एज अ फ्रॉम ऑफ होल। तो हम जो एलिमेंट्स को हमने अलग अलग रखा था, अब उसको हम होल के रूप में, यानी कि पूरी किताब में हमने पेजेस लगा लिए और समझ लिया कि इसमें सारी चीजें आती हैं, तो ये क्या होगी, एक किताब होगी। उसके बाद हम सबसे एंड में आता है मूल्यांकन, और मूल्यांकन में हम ये देखते हैं ये उच्च स्तर होता है जिसमें हम निर्णय लेते हैं। तो आपने देखा, समझा, परखा, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपने जजमेंट दिया कि हाँ ये एक बुक ही है, और ये सब आपने एक लंबे से प्रोसेस के बाद किया। तो इनका ये मानना है कि हमारे अंदर क्या होता है कि एक प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, तो देखने में हमारी नॉलेज, हमारा कॉम्प्रिहेंशन स्किल, हमारा एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सभी चीजें काम करती हैं हमारे कॉग्निशन में। तो इसलिए हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण। आगे क्या हुआ कि संज्ञानात्मक जो क्षेत्र के उद्देश्य थे, इसमें जो ब्लूम के सहयोगी थे एंडरसन और क्रथवॉल, इन्होंने क्या किया कि इसमें नाउन्स को वर्ब में चेंज कर दिया, और मूल्यांकन की जगह इन्होंने सिंथेसिस के जो लेवल थे, पद, उनमें चेंज किया, ठीक है। तो इन्होंने पहला बताया स्मरण करना, ठीक है। ज्ञान का मतलब सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हम ज्ञान में रिमेम्बर करते हैं, इसके साथ इंफॉर्मेशन होती है, फैक्ट होती है, कंसेप्ट होते हैं, उन सभी को रिमेम्बर करने की कोशिश करते हैं। प्लस अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं और पुनः उनको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रयुक्त, अप्लाई का मतलब होता है कि नई न्यू, जो हमने पहला हमारा ज्ञान था, अर्जित ज्ञान था, जो हमने चीज़ें सीखी हैं, उसको न्यू सिचुएशंस में कैसे हम यूज़ करते हैं। फोर्थ है एनालाइज में हम ये देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों में बांटने और समझने की योग्यता हमारे अंदर है या नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर ये एक आदमी है, तो इस आदमी के 2 हैंड हैं, 2 लेग्स हैं, ठीक है, और ये इसका हेड है, तो ये अलग अलग करके आप इन पार्ट्स को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना, जो भी चीज़ें आपके सामने हैं उसको आप इवैल्यूएट करते हैं। सबसे एंड में आता है इसमें क्रिएट करना, ठीक है, यानी कि सारी चीज़ों को एक साथ रख के हम नया बनाने की कोशिश करके एकीकृत ढंग से उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन था, उसको एक साथ फिर से समझ लीजिए। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। और जो एंडरसन वाला था और कर्थवाल वाला था, उसमें ये 6 आते हैं, और इसमें ये दोनों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा एंडरसन के अकॉर्डिंग है, कर्थवाल और एंडरसन के अकॉर्डिंग है, कौन सा ब्लूम के अकॉर्डिंग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सेकंड है हमारा साइकोमोटर डोमेन। सो साइकोमोटर डोमेन जो है टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हम बच्चों का जो दृष्टिकोण है, मूल्य है, संवेग है, मनोवृत्तियां हैं, उसका एटीट्यूड, उसकी वैल्यूज, उसके इमोशंस, उसका एटीट्यूड, इन सब का स्टडी करते हैं। इनका जो वर्गीकरण किया गया था वो 1964 में क्रथवॉल ने किया था, और बुक का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैंडबुक सेकेंड अफेक्टिव डोमेन। इन बुक्स का नाम आप ध्यान रखें, छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, जैसे पीएचडी एंट्रेंस हो गया, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एग्जाम हो गया कहीं पे, तो कोई और एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ लिए जाते हैं, या पीजीटी का एग्जाम हो गया। और नेट में तो नहीं पूछा जाता है इतना फैक्ट,
तो इनको भी आप देख लिया करें कि किस ईयर वगैरह में पूछा गया है, ठीक है। अब इस डोमेन में क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी वो किस तरह की एडजस्टमेंट कैसे करेगा चीज़ों को लेके, तो इससे हम डील करते हैं। सो द अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड्स दोज ऑब्जेक्टिव विच आर कंसर्न्ड विद चेंज इन इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज एंड द डेवलपमेंट ऑफ एप्रिसिएशन एंड एडजस्टमेंट, यानी किस तरह से बच्चा अपनी वैल्यूज, अपने जो उसका चेंजेस हो रहे हैं उसके इंटरेस्ट में, उसको कैसे डील करता है। सो इट deals with attitude, motivation, willingness to participate, valuing what being learned and ultimately incorporating the values of discipline into a way of life, यानी कि कैसे कुल मिला के हम चीज़ों वैल्यूज़ को, अपनी डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लाते हैं। अब इसके वर्गीकरण को देखते हैं। सो पहला है यहाँ पे रिसीविंग, विलिंगनेस टू बी लिसन। सो भावात्मक वर्गीकरण का यह प्रारंभिक स्तर होता है जिसमें हम विभिन्न उद्दीपनों को उपस्थिति के प्रति छात्रों की संवेदनशीलता तथा उद्दीपन को आग्रह करने की विधि से संबंधित होता है। इसमें जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस पीपीटी को आप देख रहे हैं, तो आपके अंदर विलिंगनेस है इसको सुनने की या नहीं है। तो रिसीविंग, आप इस फैक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिसीव कर रहे हैं या नहीं रिसीव कर रहे हैं। सो पहला हम अपने इमोशंस के यहाँ पे डील कर रहे हैं, तो पहला आता है यहाँ पे रिसीविंग। दूसरा आता है कि प्रतिक्रिया, आप सुन तो रहे हैं लेकिन क्या आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। पार्टिसिपेट का मतलब होता है कि आप इसमें हैं यहाँ पर, या पार्टिसिपेट प्रेजेंट हैं या नहीं है, ठीक है। तो लिसन दूसरा, प्रेजेंट पार्टिसिपेट तीसरा आता है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो आपका यहाँ पे अनुमूल्यन है, यानी कि आप प्रेजेंट तो हैं लेकिन क्या इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर रहे हैं, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें आप वैल्यूइंग है, विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व, आप क्या इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो वैल्यूइंग है आपका। थर्ड, इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई बच्चा क्लास में प्रेजेंट हो सकता है लेकिन हो सकता है कि वो मन उसका कहीं और है, तो वो क्लास में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। सो भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य में थर्ड था आपका अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, एंड फोर्थ है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि कैसे आप चीज़ों को संगठित करते हैं। आपने जो भी पढ़ा, जो भी आइडिया आपने सुना, उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। और सबसे एंड में आता है स्वाभाविकरण, यानी करेक्टराइजेशन, कि जो आपने सीख लिया है वो अपने बिहेवियर में आप उसको कैसे लाते हैं। तो ये थे आपके अफेक्टिव डोमेन के 5 हैं, रिसीविंग फिनोमिना, रेस्पॉन्डिंग फिनोमिना, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। इसके बाद आता है थर्ड लेवल पे मनोचालक क्षेत्र। सो मनोचालक क्षेत्र जो है साइकोमोटर डोमेन है, जो बेसिकली सिम्परसन ने 1966 में दिया था और बुक का नाम था यहाँ पे द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट साइकोमोटर डोमेन, जिसमें लिखा है कि जो शारीरिक तथा मानसिक कौशलों से संबंधित होते हैं। तो ये जो उद्देश्य है शिक्षा के, वो किस तरह से मन के मानसिक जो आपके मानक कौशल्स हैं, ठीक है, जो आपके मनोचालक कौशल होते हैं। The psychomotor domain include those objectives which deals with the manual and motor skill। अब मैनुअल और मोटर स्किल का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हाथ से चलाना सिखाना, कोई काम हाथ से करना, मैनुअल है। अब गाड़ी, जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं, आपको उसमें कुछ नहीं करना। जैसे वॉशिंग मशीन होती है तो वो है कि मैनुअल है, आपको कपड़े डालने हैं, फिर कपड़े बार बार निकालने हैं, फिर धोने। कुछ फुली ऑटोमेटिक है, उसमें आपको हाथ नहीं लगाना है, कपड़े डाल दीजिए। जैसे गाड़ी है, आपको गियर चेंज नहीं करना है, आपको क्लच नहीं दबाना, वो अपने आप सब चीज़ें होती रहेंगी, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। लेकिन मैनुअल का मतलब क्या है कि हम उसमें चीज़ें हाथ से भी करते हैं। मोटर स्किल का मतलब, मान लीजिए कोई मशीन चलाना अगर मैं आपको सिखा रही हूँ तो वो क्या है, एक मोटर स्किल को डेवलप करना है। तो ये जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित होता है, किसी स्किल कंपेटेंसी को आपके अंदर डेवलप करने से। इसमें पहला आता है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है मनोस्थिति, तीसरा है निर्देशित क्रिया, चौथा आता है यहाँ पे कार्य कौशल, और पांचवा आता है जटिल बाहरी व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण यानी कि सबसे पहले मान लीजिए, चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये मान लो एक मिक्सी है, ठीक है। मिक्सी को इस तरह से अटैच किया जाता है और इसमें एक बटन होता है। अब मैं आपको इसे चलाना सिखा रही हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए कोई मशीन है, इसको मैं चलाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, यानी कि आप इमिटेशन देखेंगे, चीज़ों को देखने में आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देखा आपने, तो कोई भी गामक क्रिया होती है तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, देखने के बाद हम मनोस्थिति, हमारा उसमें क्या, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हम इसको समझना भी चाहते हैं या नहीं है। थर्ड आता है गाइडेंस
गाइडेंस, अब मैं आपको गाइडेंस दूंगी। इसके बाद 4 आता है कार्य कौशल, फिर आप इसको चलाना सीखेंगे और फिर आप इसमें देखेंगे कि कार्य कौशल में आप इसको चलाने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे। और 5th आता है जटिल बाह्य व्यवहार, यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, यानी कि कैसे आप इसको चलाना सीख जाएं। इसी तरह से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप सीखते हैं तो वो मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्यों में आएगी। तो इस एग्जाम्पल से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इसको पहले तो दिया था सिम्परसन ने, और उसके बाद इसमें एक और पर्सन हुए हैं RH दवे ने भी दिया है। उनका क्या है कि पहले हम इमिटेशन अनुकरण करते हैं, जैसे मैं जो काम कर रही हूँ उसको देख के आप भी करने लगेंगे। सेकेंड पे हम हेरफेर करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। थर्ड पे सटीकता से प्रिसिशन से चलाते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकुलेशन, और उसके बाद 5th नंबर पे नेचुरलाइजेशन आता है। तो ये 5 हैं RH दवे के, और ये जो 5 हैं वो हैं आपके सिम्परसन के। तो इन दोनों की आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों जो आपकी साइकोमोटर डोमेन है और जो आपका अफेक्टिव डोमेन है, इन सब में चेंजेस हुए हैं, तो उन चेंजेस को भी आपको ध्यान रखना है। तो साइकोमोटर डोमेन में RH दवे वाला इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, इनको जरूर याद रखेंगे। ये था आपका RH दवे का। सो ये है ब्लूम टैक्सोनॉमी का 3rd डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, जिसको हम बोलते हैं मनोचालक क्षेत्र। प्राकृतिकरण, युक्तिकरण, सटीकता, हेरफेर और मैनिपुलेशन, अनुकरण।